हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। डियर स्टूडेंट्स, जैसे पहले प्रेपोजिशंस हमने पहली वीडियो में देखा था कि क्या क्या प्रेपोजिशन होते हैं। कुछ प्रेपोजिशंस के बारे में हमने सीखा भी था, पढ़ा था। आज हम पार्ट 2 में कुछ और प्रेपोजिशंस देखेंगे कि और कौन कौन से प्रेपोजिशंस होते हैं और उनको कहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रेपोजिशंस लेते हैं हम अपना, अंडर और बीनीथ। इन दोनों का ही मतलब होता है नीचे। क्या मतलब होता है? नीचे। यानी अंडर का भी मीनिंग जो है और बीनीथ का भी मीनिंग क्या होता है? नीचे होता है, दोनों का मतलब। अब हम अंडर और बीनीथ को कहाँ पे यूज़ करते हैं? दोनों का मतलब तो सेम है, लेकिन हम यूज़ कहाँ पर करते हैं इन दोनों को? तो देखिए, अंडर जो है वो वहाँ पर यूज़ किया जाता है जहाँ पर आप किसी चीज़ को देख सकते हैं। नीचे कोई चीज़ का, कोई इंसान खड़ा है, किसी पेड़ के नीचे खड़ा है, किसी छत के नीचे खड़ा है, अगर नज़र आ रही है आपको वो चीज़, तो आप उसको अंडर बोलते हैं। लेकिन अगर कोई चीज़ आपको नज़र नहीं आती, दिखाई नहीं देती, तो उसको हम बीनीथ कहते हैं, नीचे। उसका मतलब अगर कोई नीचे चीज़ है और हमें नज़र नहीं आ रही तो बीनीथ। लेकिन अगर कोई चीज़ किसी चीज़ के नीचे है लेकिन नज़र आ रही है तो उसके लिए हम अंडर का यूज़ करते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। अगर मैं ये लिखूं, आई एम स्टैंडिंग डैश द रूफ। एक और सेंटेंस लेते हैं, ऑल द ऑयल resources are dash the land। अब यहाँ देखिए हमने क्या है, दो एग्जाम्पल लिए। आई एम स्टैंडिंग डैश द रूफ, यानी आई एम स्टैंडिंग डैश द रूफ, मैं खड़ा हूँ कहाँ? छत, यहाँ पे। तो छत के नीचे खड़ा हूँ। तो आप ये देखिए कि अगर मैं खड़ा हूँ छत के नीचे तो मैं नजर आ रहा हूँ। अगर छत के नीचे खड़ा हूँ, या मैं ये कहता हूँ आई एम स्टैंडिंग डैश द ट्री, पेड़ के नीचे खड़ा हूँ, तो आप मुझे देख सकते हैं कि मैं कहाँ पर खड़ा हूँ। तो जहां पर जो चीज़ नजर आ रही है उसके लिए क्या बताया हमने? अंडर का यूज करते हैं, क्योंकि आप देख पा रहे हैं। क्या यूज करते हैं? अंडर। ठीक है, आई एम स्टैंडिंग अंडर द रूफ, मैं छत के नीचे खड़ा हूं। और दूसरी एग्जाम्पल देखते हैं, ऑल द ऑयल रिसोर्सेज आर डैश द लैंड। तो क्या है? ऑल द ऑयल रिसोर्सेज, यानी ऑयल रिसोर्सेज जो हैं वो कहाँ है? जमीन के नीचे है, लैंड के नीचे है। तो उन रिसोर्सेज को हम देख नहीं सकते जमीन के नीचे। तो जब नीचे है तो क्या है? बीनीथ का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? बीनीथ। बीनीथ। तो ऑल द ऑयल रिसोर्सेज आर बीनीथ द लैंड। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि जो चीज़ हम देख सकते हैं उसके लिए अंडर यूज करते हैं, और जिन चीज़ों को हम देख नहीं सकते और वो नीचे ही हैं तो उसके लिए हम बीनीथ का यूज करते हैं। तो चलिए दूसरी एग्जाम वो ले लेते हैं, प्रेपोजिशन। नेक्स्ट है हमारा बिसाइड और बिसाइड्स। बिसाइड का मतलब होता है कि बगल में, और बिसाइड्स का मतलब होता है कि अलावा। बिसाइड और बिसाइड्स। अब यहाँ देखिए सिर्फ क्या है? एस का फर्क है। ये बिसाइड है, ये बिसाइड्स है, सिर्फ इसमें एस का फर्क है। तो जो इसमें एस नहीं होता, जो बिसाइड होता है, उसका मतलब होता है के बगल में, यानी किसी के पास में, किसी के करीब में। ठीक है, यहाँ जो बिसाइड्स है जिसमें एस लगा होता है, बिसाइड, इसका मतलब होता है के अलावा, किसी चीज़ के अलावा, कोई और चीज़ उसके अलावा। तो इसके बिसाइड इसका मतलब ये होता है। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा एग्जाम्पल से। योर shoes are
डैश द क्लोजेट। दूसरी है एग्जाम्पल, शी wants to learn other languages dash English। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर। अब आप समझ गए कि बिसाइड का मतलब बगल में, बिसाइड्स का मतलब होता है अलावा, उसके अलावा। तो यहाँ देखिए पहली एग्जांपल है, योर शूज आर डैश द क्लोजेट। क्लोजेट कहते हैं अलमीरा को, अलमारी को, यानी क्या है, योर शूज आर, कहाँ है अलमारी के, कहाँ रखे हैं जूते, उसके कहेंगे बगल में रखे हैं या उसके पास में रखे हुए, उसके करीब में रखे हैं। तो योर शूज आर क्या हो जाएगा बगल में के लिए, बिसाइड। तो यहाँ हम लिख देंगे क्या हो जाएगा, बिसाइड। योर शूज आर बिसाइड द क्लोजेट, यानी तुम्हारे जूते क्लोजेट के अलमारी के बगल में है, उसके पास में है। यहाँ है शी वॉन्ट्स, दूसरी एग्जाम्पल देख लेते हैं, शी वॉन्ट्स टू लर्न अदर लैंग्वेजेस डैश इंग्लिश, यानी वो क्या करना चाहती है, दूसरी लैंग्वेजेस भी सीखना चाहती है। इंग्लिश तो वो सीख रही है लेकिन उसके अलावा, यानी शी वॉन्ट्स टू लर्न अदर लैंग्वेजेस बिसाइड्स, के अलावा। क्या हो जाएगा, besides she wants to learn other languages besides English, यानी इंग्लिश के अलावा वो और दूसरी जबानें भी, लैंग्वेजेस भी सीखना चाहती है। तो ये हमारा beside और besides हो गया। चलिए दूसरी prepositions ले लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा since और for। सिंस का मतलब होता है जब से, और फॉर का मतलब होता है के लिए। सिंस का जो यूज करते हैं वो हम अ पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं, और फॉर का जो यूज करते हैं अ पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं। सिंस का मतलब होता है जब से, उसका अ पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं, और फॉर का मतलब होता है के लिए, और उसका हम क्या यूज करते हैं, अ पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर इजी वे में समझना है कि जहाँ पर नंबर्स होते हैं, जहाँ पर नंबर्स होते हैं वहाँ पर हम क्या यूज करते हैं, फॉर का यूज करते हैं, जहाँ पर नंबर्स होते हैं। और जहाँ पर नंबर्स नहीं होते वहाँ पे हम सिंस का यूज करते हैं। आप एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं, जैसे ईयर में जो है, आप ईयर अगर कहीं लिखते हैं, सिर्फ वहाँ पर आप ईयर के साथ लिखेंगे, और बाकी जितने भी नंबर में सबके साथ आप फॉर लगाएंगे, सिर्फ ईयर को छोड़कर। ईयर में जो सिंस आता है, बाकी जितने इंग्लिश के जो भी चीज़ें होती हैं उसके साथ सिंस का यूज़ करते हैं। देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए अगर कहीं पर आपको जो है, देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर अगर लिखना है डैश $2005 डैश 10 ईयर्स, ये 10 ईयर्स ऐसे लिखें आप, या 10 ईयर ऐसे लिखें, ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर देखिए। तो ये जो ईयर है, ईयर के लिए हम यूज़ करते हैं सिंस, जिसमें क्या आएगा, सिंस आएगा। और जो नंबर्स होते हैं उसके लिए हम लिखते हैं फॉर। अब नंबर यहाँ कोई भी हो सकता है, 4 10 ईयर्स हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर 2 हो सकता है, या ऐसा वाला 2 हो, 2 मंथ्स, तो यहाँ भी 4 आएगा। लेकिन अगर आप मंथ का कोई नाम लिख देते हैं, जैसे आप लिख देंगे मार्च, तो मार्च, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो क्या आएगा, सिंस, ठीक है। यहाँ पर आप लिख देते हैं
कोई डे लिख देते हैं, मान लीजिए 10 डेज, तो क्या आएगा 4 10 डेज। लेकिन यही डे में आप कोई नाम दे देते हैं, मान लीजिए आपने दे दिया संडे, तो क्या हो जाएगा सिंस संडे। तो यहाँ देखिए जो नंबर्स आ रहे हैं सिर्फ ईयर को छोड़ के, ईयर में सिंस लगाते हैं, बाकी जो भी इंग्लिश की चीजें आती हैं मार्च संडे उसके साथ सिंस आएगा। और जो नंबर्स होते हैं 10 ईयर्स हो गया, चाहे 10 आपका ऐसे लिखा हो या इंग्लिश में 10 लिखा हो लेकिन है वो नंबर ही, तो वहाँ पे 4 लगाएंगे। 2 ऐसे लिखा हो या ये 2 लिखा हो, मंथ्स, तो आप यहाँ पे 4 ही लिखेंगे। डेज लिखा हो, चाहे 10 ऐसे लिखा हो या ऐसे 10 लिखा हो, वो है नंबर ही, इंग्लिश में 10 लिखा हो या 10 इसमें नंबर्स में लिखा हो, वो नंबर ही है, तो उसके लिए हम हमेशा 4 लगाते हैं। और जिसमें नंबर नहीं होते उसके साथ सिंस का यूज करते हैं। चलिए और कोई एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आपने लिखना है, यहां पर आप लिखते हैं, कोई लिखा 3 आवर्स, 3 या 3 आवर्स, तो यहां देखिए 3 आवर्स, ये 3 ऐसे लिखा हो या ऐसे लिखा हो, ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 3 आवर्स। लेकिन अगर आप यहां लिख देते हैं, कोई नंबर लिख देते हैं जैसे 3 o'clock, तो ये नंबर तो है लेकिन यहाँ क्या लिखा ओ क्लॉक लिखा है, 3 o'clock एक एग्जैक्ट टाइम बता रहे हैं, तो क्या हो जाएगा सिंस हो जाएगा। ठीक है, यहां आप कोई लिखते हैं ईयर, 5 ईयर, 5 ईयर्स, तो यहाँ क्या है नंबर है ये, तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 5 ईयर्स। लेकिन आप अगर लिखते हैं 1983, तो ये भी ये नंबर है लेकिन ये ईयर है, ईयर के लिए जब हो जाएगा तो वहां पर हम सिंस का यूज करेंगे। कोई भी हो सकता है, यहाँ पे आपने लिखा यस्टरडे, आप देखिए यस्टरडे में क्या लगाए 4 लगाए सिंस लगाए, तो आपको पता है ये कोई नंबर नहीं है, यस्टरडे कल, तो क्या हो जाएगा सिंस हो जाएगा। ओके, यहाँ पे आप देखिए लिखा है मॉर्निंग, तो मॉर्निंग में कोई नंबर नहीं है, मॉर्निंग मतलब सुबह, तो क्या लगाना है डायरेक्टली सिंस लगा देंगे बिना सोचे समझे। तो आपको ये पता चल गया कि सिंस और 4 कहाँ यूज करते हैं, ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आई होप आपको ये सारे जो प्रेपोजिशन पढ़ाए बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और इसी तरह के और प्रेपोजिशंस सीखने के लिए और इंग्लिश सीखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।